स्टार्ट करना। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात करें। कल जो पढ़े थे समझ आ गया था सर? क्या पढ़ा था सर? कल फार्मूला देखा था। डिस्काउंटिंग का फार्मूला क्या हमेशा इस्तेमाल हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए? यस सर, हो सकता है। डिस्काउंटिंग वाला हमेशा हो जाएगा, चाहे एक अमाउंट हो या एक से ज्यादा हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेम अमाउंट हो तो टाइम सेव करने के लिए एन्युटी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिस्काउंटिंग बेटा हर जगह लग जाएगा। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं, चाहे एक अमाउंट है एक से ज्यादा, सेम है डिफरेंट है, डिस्काउंटिंग तो लग जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, चलिए कल वाली डिस्कशन की बेस पे हमने जरा अपना टॉपिक स्टार्ट करना। तो लीज अकाउंटिंग स्टार्ट करना। रजिस्टर पे जरा हेडिंग लिखना, लीज अकाउंट। तो स्टार्ट करना, मैंने स्टार्ट करना। नहीं आप तो नहीं कह रहा, आप तो कर ही लेंगे, मैं पीछे कह रहा हूँ। सही है, नेट कौन सा लगा? ठीक हो, बैठे नहीं बैठे प्लीज, बैठा कहाँ? फाइनल डिसीजन नहीं है, आपका इंतजार करते करते मैं उठाऊंगा। लीज का काइंडली पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, लिखने की जरूरत है बाद में लिखिएगा, लेकिन लीज का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, सपोज एक कंपनी है, इस कंपनी को बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए एक मशीन रिक्वायर्ड है, और सपोज मशीन की कॉस्ट 5 मिलियन रुपीज। एक कंपनी को अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए मशीन रिक्वायर्ड है और उसकी कॉस्ट 5 मिलियन। एक आसान सा तरीका सीधा सा क्या हो सकता है? ये कंपनी कहाँ जाए? इसके पास मशीन है, किसी सप्लायर के पास जाए, पैसे दे मशीन, ऐसे ही सर क्या एंट्री कर लेगी कंपनी? मशीन कंपनी की लीगल ओनरशिप में भी होगी, पैसे देकर खरीदी, इस्तेमाल भी कंपनी करेगी। लेकिन लेट्स अज्यूम इस कंपनी के पास 5 मिलियन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक लोन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि उधार लेकर मशीन लेना। लेकिन बैंक्स एक और फैसिलिटी भी आजकल देते हैं कि क्या करे ये कंपनी, किसी बैंक या लीजिंग कंपनी को अप्रोच करे, इंस्टेड ऑफ क्या वो कैश पे खरीदे, कंपनी ने सपोज किसी बैंक को अप्रोच किया और बैंक से कहा कि मुझे कैश देने की बजाय और मुझसे लोन लेके मेरे से वापस आने की बजाय मुझे आप ये मशीन खरीदें। कौन किसको क्या कह रहा है? कंपनी बैंक से कह रही है मुझे मशीन खरीदें,
अगर फॉर एग्जांपल इनका आपस में सेटलमेंट हो जाए, एग्रीमेंट हो रहा है, तो फिर इनिशियली एसेट कौन खरीदेगा? बैंक खरीदेगा। किससे खरीदेगा? किसी सप्लायर से खरीदेगा। ठीक है, बैंक फिर क्या एंट्री करेगा? ये बैंक की मशीन होगी, इनिशियली उसके नाम होगी, डॉक्यूमेंट्स में बैंक के नाम होगी ये मशीन, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन बैंक ने ये मशीन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ली है, उसने किसको हैंड ओवर कर देनी? तो खरीदी किसने है और इस्तेमाल करनी है कंपनी ने। तो अगर ये सेटलमेंट हो जाए इस तरह से, तो इसको फिर कहते हैं कि कंपनी और बैंक के दरमियान एक लीज एग्रीमेंट होगी। ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक जिसने एसेट इस्तेमाल करना और एक जिसने एसेट खरीद के देना, बाकी तो एक सप्लायर है ना। इस लीज एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक कंपनी है जिसने एसेट अल्टीमेटली यूज करना और एक बैंक है जिसने क्या करना? एसेट खरीद के देना। तो फिर इस लीज एग्रीमेंट में इस तरह बेटा आ जाओ, कैंडी प्लीज टाइम पे आया करें यार, तो शुरू से गेम ऑन होगी। लीज के इस एग्रीमेंट में ये दो पार्टीज मैंने आपके सामने बनाई, फिर इनको कुछ स्पेसिफिक नेम है, इनको कुछ नाम दिए जाते हैं। ये जो बैंक है इसे बोला जाता है लेसर, और कंपनी जिसने इसे इस्तेमाल करना है उसे बोला जाता है लेसी। शायद क्लियर है बात। इनिशियली अब एसेट कौन खरीद रहा है? बैंक खरीद रहा है। कितने का खरीदेगा? 5 मिलियन का एसेट, लेकिन हैंडओवर किसे हो जाएगा? इस्तेमाल कौन करेगा? बेनिफिट्स कौन लेगा? मशीन इस्तेमाल करके जो बेनिफिट्स है वो तो कंपनी लेगी। ठीक है, अब बैंक को क्या फायदा होगा? बैंक ने अभी एसेट 50 लाख का खरीदा है। ठीक है, 50 लाख का खरीदा बैंक ने, तो क्या बैंक कंपनी से बस ये 50 लाख ही रिकवर करेगा? तो ये 50 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट है, बैंक को ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेगा, इंस्टॉलमेंट्स में लेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में सिर्फ प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी, उसमें फिर इंटरेस्ट भी ऐड होगा। पैसे बैंक ने टाइम बेसिस पे लेने। ठीक है, सपोज आप ये 3 साल का एग्रीमेंट भी हो सकता है, 5 साल के भी होते हैं, 7 ईयर्स लंबे भी एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो बैंक जो 50 लाख का एसेट है इसमें फिर अपना इंटरेस्ट ऐड करेगा और उसकी फिर इंस्टॉलमेंट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 50 लाख की मशीन है, उसने इसमें अपना इंटरेस्ट ऐड किया सपोज 2,50,000, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5250,000। इसकी सपोज वो 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बना रहा है। अभी इंस्टॉलमेंट्स एनुअल भी हो सकती हैं, मंथली भी, क्वार्टरली, इंशाल्लाह वो सारी बहस करेंगे। तो लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन इस अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स बना रहा है, प्रिंसिपल की नहीं बना रहा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट बनी है तो उसकी इंस्टॉलमेंट बना रहा है। इस बेस में मेरे जो फिगर्स हैं 525,000 की एक इंस्टॉलमेंट बन गई। समझ आ रही बात? और इस इंस्टॉलमेंट को मेरे एक रेंटल की अमाउंट भी बोला जाता है, और एनम रेंटल या इंस्टॉलमेंट। अब इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में क्या कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी है और फिर इसमें इंटरेस्ट भी है। तो बैंक ने एसेट खरीदा, कंपनी को हैंडओवर कर दिया, और फिर पैसे जो है कंपनी बैंक को इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी। अगर ये सब कुछ इसी तरह से हो जाए तो दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज लीज एग्रीमेंट। हमने फिर इंशाल्लाह भी डिस्कशन स्टार्ट करनी है कि लेसी फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगा, लेसर क्या करेगा। तो यहाँ तो जरा इनिशियली लिख लेना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? आज सही नजर आ रहा है?
ये अगर लिख लेंगे तो बता देंगे। लेसी कौन होता है सर? जो एसेट है लेके यूज करता है, इंस्टॉलमेंट्स में फिर पैसे देता है। लेसर कौन है? जो एसेट खरीद के लेसी को हैंड ओवर करता है। अब मैंने एग्जांपल एक मशीन की दी है, व्हीकल्स की लीज भी होती है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, आजकल तो शायद हर चीज का लीज का ट्रेंड है। ओके, ये तो मेरे ख्याल मोबाइल भी आजकल किस्तों पे मिलता है। तो ये किस्तों पे मिलते हैं का क्या मतलब हुआ? क्या मोबाइल फिर उतने का मिल रहा होगा? यार अगर एक बंदा टाइम पे पैसे नहीं दे सकता तो पैसे फिर कम नहीं लेने चाहिए, ज्यादा। हमने नोट्स निकाले, नोट्स तो है ना तुम्हारे पास? इसका सेकंड पेज निकालो। डेफिनेशन आ रही है, मैंने अगर बात आपके सामने रख दी है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक नजर पढ़ के जरा फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ये पढ़े जरा हाथ में करो। लीज लिखा हुआ IFRS 16 है, ये एक तो था IAS 16, वो क्या था? ये IFRS 16 स्टैंडर्ड का नाम नंबर है, शॉर्ट पहला। तो लीज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर, पीरियड ऑफ टाइम मींस, इसको अंडरलाइन करके सब लिखा था, ये लीज टर्म बोला जाता है। तो मैंने बोला भी आपके सामने 3 साल, 5 साल, 4 साल, ये जो टाइम पीरियड बीच में इन्वॉल्व, इसे लीज टर्म कहते हैं। और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन मींस, ये पैसे जो आने तो रेंटल कह लें, इंस्टॉलमेंट्स और रेंटल्स। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें राइट ऑफ यूज, किस चीज का राइट ऑफ यूज? मेरी एग्जांपल की बेस पर, मशीनरी इस्तेमाल किसने करनी है, तो वो राइट टू यूज द मशीन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट रेंटल्स इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट लाइन पढ़े। फॉर एग्जांपल किस किस चीज की लीज हो सकती है? व्हीकल्स, प्लांट, मशीनरी। So there are two parties involved in the lease contract. Who is lessor, that provides the right of use asset, and who is that obtains the right of use on asset. ठीक है, क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। On 1st January 2000, a company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company under a lease. The cash price of the machine was 7710। क्या मतलब कैश प्राइस? ऐसे होते हैं तो आज ये मशीन कितने की मिल जाती? 7710 की मशीन मिल जाती। While the amount we paid was, कैलकुलेटर पकड़ा। अब 7710 जो है, ये तो कैश प्राइस है, लेकिन पैसे देने कितने पड़ रहे हैं? तो ये बेटा जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस एक्स्ट्रा नाम क्या होगा? इंटरेस्ट का नाम रखना मार्कअप, और अच्छा रखना प्रॉफिट। किसका एक्सपेंस, किसकी इनकम? लेसी का एक्सपेंस होगा, लेसर की इनकम हो, ऐसे ही ना? द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये बेटा जो लीज एग्रीमेंट, अब इसमें लेसी और लेसर फिर मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो लीज की पेमेंट्स हैं ये होनी कैसे। सिंपली ये भी हो सकता है कि शुरू में लेसी कहता है, अब ये वर्ड से क्लियर है ना, लेसी कहता है कि मैं भी इमीडिएटली पैसे देने की पोजीशन में बिल्कुल ही नहीं हूँ, तो मेरे से सिर्फ रेंटल्स में कवर कर लीजिएगा, रेंटल्स एरियर में रख लें, एडवांस में रख लें, तो ये सब कुछ आपस में डिसाइड हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट क्या लिखा हुआ? पढ़ें दोबारा ये। हाँ, ये सॉर्ट ऑफ एडवांस है। एडवांस समझ आ रही है? इमीडिएटली देना, तो इस कहीं लिखा था, इमीडिएट पेमेंट एडवांस में ये 2000 देना। किस डेट पे देना है? अकॉर्डिंग टू द डेट्स, 1 जनवरी पे ही देना है, आज ही देना है एडवांस। इसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं, लिखा जरा साथ।
द बैलेंस, ठीक है सारे तो क्लियर है 2000। द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट विद द बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा 10,000 में से या 7710 में से 2000 इमीडिएटली हो गया, बाकी फिर 8000 बैलेंस बच गया। द बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब बैलेंस कितना है 8000 और 4 इक्वल से मुराद 2000 की इंस्टॉलमेंट भी है, कब से है कमेंसिंग और 31 दिसंबर 2000। एक सेकंड जरा ये रजिस्टर जरा सामने रखा साथ रखना, ये जो डेट्स हमने पढ़ी हैं फिगर्स देखी हैं इनको जरा डेट वाइज अरेंज करें रजिस्टर में। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की है, बाकी अब खेल वही है डेबिट क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स एंड डेट्स किस किस दिन कितने कितने पैसे जाने हैं, ये जरा एक लिस्ट बना लो। 1 जनवरी 2000 पे पहले 2000 रुपीज, फिगर्स अभी सिंपल है। फिर 31 दिसंबर 2000 पे एक इंस्टॉलमेंट, बाकी कैंडी कंप्लीट करना। जी जी कैंडी बना लो, सही शुरू से स्टार्ट करना फर्स्ट चैप्टर से। नहीं नहीं शुरू से बुक के सीक्वेंस, फिर मिस होने का चांस नहीं रहेगा। ये 31 दिसंबर 2000, फिर 2001, 2002, 9003, ठीक है सर। तो ये जो 10,000 है इसमें इकट्ठा पे नहीं होना, इसने शुरू कुछ एडवांस में होना है, इसमें से 2000 पहले एडवांस में है, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स फिर एरियर्स में है। ये वर्ड सुना है ना, एरियर्स एंड ऑफ द पीरियड, अगर शुरू में वो पीरियड है तो एडवांस, तो एरियर्स है एनुअली इन एरियर्स, लेकिन पहली अमाउंट इनिशियली डाउन पेमेंट के तौर पर। क्लियर, आ जाओ वापस क्वेश्चन। चार्ज ऑफ रुपीज 2290, ये 2290 आपने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट represents interest at the rate of 15% per annum और calculated on the remaining balance of liability during each accounting period। तो ये सारी वर्किंग भी आपके सामने रखता हूँ मैं। लेकिन ये 2290 जो है क्या ये टोटल इंटरेस्ट है, इस एंगल से डाटा देखो, ये कितने सालों का टोटल इंटरेस्ट है, 4 सालों का टोटल इंटरेस्ट है। ईयर वाइज रिकॉर्ड होगा, और अगर लेसर के एंगल से सोचेंगे तो ईयर वाइज या एक ही दफा accrual basis पे एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होगा। The depreciation of the plant is to be provided for at the rate of 20% straight line method, reduce फिलहाल residual value nil है। Last sentence underline करना, ownership of the asset is transferred to the lessee at the end of the lease term। अब वो जरा अभी थोड़े पहले जो एग्जांपल हमने बनाई थी कंपनी और बैंक वाली, वो जरा कैंडिडेट सामने रखा हूं। देखिए सर, ये इनिशियली एसेट खरीद कौन रहा है, बैंक खरीद। लीगली एसेट किसके नाम होगा, बैंक के नाम होगा, लेकिन शुरू में ही हैंडओवर किसे हो जाएगा, कंपनी को, लेसी को। इस्तेमाल कौन करेगा, लेकिन लीगली नाम बैंक के ही रहेगा ड्यूरिंग द लीज टर्म। जितना भी ऐसा लीज का है, बैंक कभी भी अपनी लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। उसकी क्या वजह, बैंक ने अभी अपने पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेने हैं, तो बैंक के पास ये सिक्योरिटी है कि अगर लेसी पैसों में डिफॉल्ट करे तो बैंक जाके कह सकता है, लेसर जाके कह सकता है कि एसेट तो मेरा है, मुझे वापस करना है। लेकिन अगर वो लीगल ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दे तो उसको पैसे मिलने की सिक्योरिटी और लेने की सिक्योरिटी उसकी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लीगली हमेशा लीज टर्म के दौरान एसेट किसके ही नाम रहता है, लेसर ही के नाम रहेगा, लेसर ही के नाम रहेगा। लेकिन अगर लीज टर्म कंप्लीट हो जाए तो फिर समटाइम्स एग्रीमेंट में ये लिखा हो सकता है कि अब एसेट लेसी के पास ही रहेगा और बैंक उसे लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा।
आपने अगर कभी प्रैक्टिकली लीज की कोई एग्जांपल्स देखी सुनी हो तो नॉर्मली आपने वही लीजेस सुनी होंगी जिसमें एंड में लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये भी हो सकता है, कंसल्टेशन सुनिएगा कि बैंक ने एसेट खरीदा, लीगली इसी का नाम है, 4 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल लेसी इस्तेमाल करे और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर ना होने की वजह से एसेट दोबारा बैंक के पास आ गए, तो ये भी लीज एग्रीमेंट्स में हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप ट्रांसफर ना होने की बजाय एसेट बैंक के पास दोबारा आ जाए। लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप भी कहां से कहां ट्रांसफर हो जाए, लेसर से लेसी को ट्रांसफर। तो आपके इस क्वेश्चन के एंड में लाइन पढ़े जरा, अब ये किस वक्त की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म की बात हो रही है, तो इस वक्त ये किस ओनरशिप की बात हो रही है, ये लीगल ओनरशिप किस में होता है। तो ये वर्ड तो सिर्फ ओनरशिप ही लिखा होता है, लेकिन साथ में एक लीगल जरा वर्ड लगा, ये क्या कह रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं सर, 50 लाख कैसे, फिर वो जो लीज टर्म होती है नॉर्मली यूजर लाइफ की इक्वलिटी होती है, तो उसमें भी वो जो पैसे दे रहा है, तो बैंक जो अपने पैसे अगर 50 लाख लगा रहा है उस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट अपना रिकवर करेगा ना 4 साल में। हाँ, फिर ये जरूर होगा कि जो एंड में एसेट की वैल्यू है वो शायद फिर वो लेसी से ना ले, क्योंकि एसेट दोबारा उसके पास आ जाना। तो अच्छा से इंशाल्लाह इसकी डेप्थ में आएंगे, लेकिन अगर पैसे आपको उस दिन नहीं मिल रहे जिस दिन मिलने चाहिए और आपको टाइम बेसिस पे मिल रहे हैं, तो हमेशा फिर उसमें एक इंटरेस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नाम सिर्फ किसके लिए, लैंड और बिल्डिंग के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह मिली मुझे मौका दें, इंशाल्लाह उधर भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का भी रेंट की लीज हो सकती है, IAS 16 में जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसकी भी लीज हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट्स की भी लीज हो सकती है। तो अभी एक मशीन की लीज कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह गेम ऑन। लेकिन आप जो बात कंफ्यूज कर रहे हैं ना वो ये है कि एक बैंक ने क्या इनिशियली एसेट खरीद लिए, तब अगर वो पैसे ले रहा है इंस्टॉलमेंट्स में और टाइम बेसिस पे ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट अपना लेना है। हाँ, अगर एंड में एसेट वापस आ जाना तो जो एंड में एसेट की वैल्यू होगी वो फिर वो लेसी से नहीं ले रहा होगा, और अगर एंड में लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जानी है तो फिर वो पैसे भी ले रहा हूँ। वो इंशाल्लाह फिगर्स के साथ देखते हैं। ठीक, क्या आप क्या करें? क्वेश्चन नंबर 1 के एंड में आ गया ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसके रिक्वायरमेंट्स में वो इंशाल्लाह बाइक में डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब क्लियर है बाकी सर? सर क्लियर है सर? किसी ने एग्रीमेंट है, एक सेकंड रिपीट कर लें जरा, कितने अर्से का एग्रीमेंट है? और इट इज एक्सपेक्टेड दैट एट द एंड ऑफ द लीज ownership of the asset will be transferred from lesser to lesser. अब हमने ये करने की रिक्वायरमेंट पढ़ी। नंबर 1, calculate the lease payments and then PV means present value of lease payments। फिर जनरल एंट्रीज करनी है, फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाने, कुछ नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर खोलना है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हेडिंग बनाई, इनिशियली हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी बुक्स ऑफ लेसी, फिर लेसर की तरफ बात में आएंगे। लेसी की बुक्स में रिक्वायरमेंट ए, लीज पेमेंट्स, जी सर सबसे पहले जरा डिफाइन कर लें लीज पेमेंट्स किसे कहते हैं, थोड़ा सा लिख लें जरा, पेमेंट्स ऑफ द लीज। जो लेसी ने पेमेंट्स करनी है ओवर द लीज टर्म टू द लेसर, उसको लीज पेमेंट सिंपली बोला जाता है। पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म, जितने ऐसे में इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है लीज टर्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने पैसे देने हैं? 10,000।
ठीक है, उसका एक ब्रेकअप सॉर्ट ऑफ है, वो मैं जरा आपके सामने एक मिनट लिखना चाहता हूँ, देखना कभी हमने बनाया भी था। 10,000 का एक ब्रेकअप किया है, 2,000 देना इमीडिएटली, और बाकी जो 8,000 रहेगा उसे 2,000 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर, तो डेफिनेटली टोटल 10,000 ही है, लेकिन इसका एक ब्रेकअप जरा बना। क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? इंटरेस्ट होता है सर। सेकेंड हेडिंग बनाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब ये 10,000 इकट्ठा बना, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट जनवरी 2000 की बात हो आज, तो कल वाली बातें जरा काइंडली जहन में आनी चाहिए। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करवाएं। या 10,000 की अमाउंट है, 10,000 की इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू ले, 10,000 की इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू कब आ सकती थी, कब आ सकती थी? अगर फॉर एग्जाम्पल 4 साल बाद 10,000 इकट्ठा देना होता, एक ही दफा 4 साल बाद 10,000 इकट्ठा पकड़ाना होता, तो क्या फिर डिस्काउंटिंग यूज करता है या न्यूटी? डिस्काउंटिंग इकट्ठा ही देना होता, लेकिन अब ये 10,000 इकट्ठा नहीं देना, 2,000 अभी देना है, फिर जो पहली 2,000 की इंस्टॉलमेंट वो साल बाद, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसे ही सर। आइए वर्किंग करवाएं, करवाएं, पहले पहले एक मिनट करवाएं, पहले 2,000 क्या क्या करो, ये तो सेम है आज ही है। इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एक ही बात है, तो पहला 2,000 सेपरेट हो गया, बाकी कितने 2,000 रह गए? 4 रह गए, सेम है, सेम है, इक्वल है, एन्युटी लगा लें सर, एन्युटी का फार्मूला बोला है, रेट होने माइनस क्या करूं, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड, देखें सॉल्व। वर्किंग क्लियर? 7710 का नाम क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, नहीं प्रेजेंट, तो भी आ रही है, फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट है सर, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें एक फिगर 7710 क्वेश्चन में भी आई थी, सही बात समझिएगा जरा, लीज पेमेंट्स की फिगर है 10,000, क्या इसमें इंटरेस्ट है? और अब हमने 7710 जो कैलकुलेट किया, ये क्या है? ये आज की वैल्यू, ये आज की वैल्यू, वो फ्यूचर वैल्यू है, तो क्या 7710 में भी इंटरेस्ट है? इनका जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है इनका। तो बेटा क्वेश्चन देखें जरा, उसमें भी 7710 दिया हुआ था, कैश प्राइस, तो कैश प्राइस का मतलब क्या था? आज कितने का खरीद सकते हैं, तो आज के टर्म्स में हमने 7710 ही देना है, लेकिन क्योंकि हमने वो टाइम बेसिस पे पैसे देने हैं, इसलिए फिर हमें टोटल कितने देने पड़ रहे हैं। तो अब ये बहरहाल यहाँ कोई रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कैश प्राइस के बराबर ही आएगी, वो इंशाल्लाह भी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल किसके बराबर है, क्या चीज किसके बराबर है, तो वो उसकी सिंपली रीजन क्या है कि आज की बात होगी, ठीक है, तो प्लीज प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट शामिल नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल है, कह सकता हूँ मैं। और जो 10,000 ऊपर है लीज पेमेंट्स वाला, इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इकट्ठे हो गए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द लेसी है, और अगर लेसर के एंगल से देखेंगे तो वो इसकी इनकम। क्लियर है सारी बात, कोई कंफ्यूजन? सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ो, हेडिंग बनाए, journal entries in the books of lessee for the year ended 31st December 2000 and 31st December 2001.
जी स्टार्ट लें। चलिए सभी पहले कॉन्सेप्चुअली सोच लें, आप भी मिलजुल के करें। आप डाटा देखें, बताएं कोई डेट बताएं जिस डेट पे एंट्री होगी। 1 जनवरी 2000 पे कौन सी एंट्री हुई थी? लेकिन 1 जनवरी 2000 पे एक तो 2000 रुपीज एडवांस में भी जाना, लेकिन शायद उससे पहले कोई एसेट भी आया है। लेकिन एसेट तो बैंक का ना, नाम किसके है? बैंक के। हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? एलआईसी के। तो एसेट, कोई एसेट रिकॉर्ड करेगा एलआईसी? कोई एसेट रिकॉर्ड करेगा सर एलआईसी? अब यहाँ की बेटा हमें किसी जमाने में इंट्रो पढ़नी थी, लेकिन चले बहुत बात तो बड़ी पुरानी होगी, बोर्ड पे मैं गौर से देखा। एक है कंपनी और एक है लीजिंग बैंक करते हैं। बैंक क्या? एक हमारी कंपनी है और एक लीजिंग कंपनी। लीजिंग कंपनी लिखा, इसने ऐसे लीज पे दिए। लीगल ओनर कौन है सर? लीगल ओनर बैंक ही है। अभी हम स्टार्ट की बात कर, 1 जनवरी 2000 पे भी, तो लीगल ओनर बैंक। लेकिन बैंक ने एसेट कंपनी को हैंडओवर किया है और कंपनी से यूज करके बेनिफिट्स ले, यूज करके बेनिफिट्स लेगी कहना चाहिए। इनिशियली बैंक, सॉरी लीजिंग कंपनी के एंगल से एंट्री बनाया था मशीन कैपिटल। जैसे उसने मशीन खरीदी, ठीक है, फिगर्स 7710, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन बेटा ये मशीन जो है अब हैंडओवर हो जानी है इमीडिएटली कंपनी को, लेसी को। ठीक है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कंपनी जिसने एसेट इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लेने हैं उससे ये एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? आपने इस एंगल से जरा डाटा दोबारा देख के मुझे बताएं। एक डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन किसको चार्ज करनी चाहिए? डेप्रिसिएशन किसे चार्ज करनी चाहिए? जो एसेट इस्तेमाल कर रहा है या जिसके लीगली नेम में। असल में यह प्रॉब्लम यही है, नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, जिसकी लीगल ओनरशिप हो वही उसे यूज भी कर रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एसेट खुद खरीद लिया होता तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, हम उसके लीगल ओनर भी हैं और उसको इस्तेमाल करके बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल ओनर ही यूज करके बेनिफिट्स ले रहा है। इशू क्या बना? लीगल ओनर कोई और है और यूज करके बेनिफिट्स कोई और ले रहा है। तो यहाँ फिर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसका सिर्फ मैं नाम लूंगा इसलिए कि जरा शायद नाम पता होना चाहिए। बाकी उसकी जो डिटेल है मैं अपनी लैंग्वेज में ही समझने के लिए बताऊंगा, उसमें कुछ टेक्निकल बहस की जरूरत नहीं है। इनको याद आ जाए उसको उनके लिए लिख रहा हूँ। अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना आपने, क्योंकि आपको सही पता है, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन वो कहता ये है कि अगर कभी लीगल ओनरशिप और फैक्चुअल ओनरशिप, ठीक है, फॉर एग्जांपल सड़कों पर जरा जहन में लाएं, जरा आप आ जा रहे हैं आप बाइक्स पे गाड़ियों में, क्या पता चलता है फेस ऑफ इट किसी गाड़ी को देख के कि लीज पे गाड़ी है, या मतलब अगर लीज कार भी है तो जो उसे इस्तेमाल कर रहा है बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे ओनर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके घर गाड़ी खड़ी है, जब उसका दिल करे निकाले जिधर मर्जी जाए। इसी तरह अगर मशीन लीज हो गई है तो उससे कोई लेसर को नहीं पूछना कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं, ये लेसी की अपनी चॉइस है, वो उसे इस्तेमाल करके बेनिफिट्स ले, किसी दिन ना ले, किसी दिन ज्यादा घंटे चला ले, किसी दिन 24 घंटे इस्तेमाल कर ले, तो ये लेसी का राइट है, तो एसेट को जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। ये बात क्लियर है? तो जब भी लीगल ओनरशिप और फैक्चुअल ओनरशिप, एक फैक्चुअल ओनरशिप समझ आती कि हकीकतन कौन फायदा ले रहा है,
इसमें अगर कभी कंफ्लिक्ट आ जाए तो दिस कॉन्सेप्ट से कि आपने फिर लीगल ओनरशिप को कंसिडर नहीं करना, आपने फैक्ट्स की बेस पे काउंटिंग करनी। थोड़ा सा लिख लेता हूँ, लेकिन जहां पर इस वक्त एंट्रीज के लिए स्पेस रखने को एक पेज रखना है, उसको नेक्स्ट पेज पे डालना। एक पूरा पेज रखते हैं एंट्रीज के लिए, फिर नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करना। और मैं जो अभी मैंने वर्ड्स बोले मैं एक सेंटेंस लिख दूं, फिर आप कंप्लीटली लिख लीजिए। सबस्टेंस ओवर फॉर्म मींस ये है, पहले मैं लिखूंगा whenever there is a whenever there is a conflict between legal ownership and facts of agreement, then accounting entries are made on the basis of facts of the agreement. Facts of the agreement means factual ownership can लिख लो। जी को बात समझ आ रही है? क्या हो रही है? क्या बात हो रही है? आप बताएंगे? बोले बोले मुझे समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नोट कर दिए? नहीं, नोट कर लें अगर नीचे। मेरी बात कर रहा था, मीनिंग असल में ये है कि जरा फर्स्ट एंट्री देखें जो ऊपर लिखी है मैंने लीजिंग कंपनी के नीचे, मशीन डेबिट। और असल में जब ये मशीन अब लीज पे चली जाएगी तो फिर लेसर की तरफ आएगा। लेसर कौन है? लीजिंग कंपनी। फिर वो एक और एंट्री करेगी, मशीन क्रेडिट हो जाएगी सर, और उसके लिए फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, किसने एसेट दे के पैसे लेने? लीजिंग कंपनी में एसेट दे के पैसे लेने, उसका फिर एक रिसीवेबल फ्रॉम लेसी हो जाएगा, और उसी को नहीं में रखा लेसी की तरफ आए। यहाँ मशीन, लेकिन बड़ा क्योंकि मशीन अपने भी नाम नहीं है तो थोड़ा सा वर्ड इस तरह से हो जाएंगे कि राइट ऑफ यूज मशीन, तो थोड़े से वर्ड जरा लीज के एंगल से हो जाएंगे। वरना एक सिंपल एंट्री यही है, एसेट डेबिट और पेएबल टू लेसर क्रेडिट। लेकिन उसको अगर लीज के एंगल से वर्ड सही करना तो राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। उस तरह दोबारा जाए जरा लेसर की तरफ, रिसीवेबल फ्रॉम या लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। वो अपना एसेट देगा, पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेगा, ये एसेट लेके पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देगा। ठीक है, तो बात क्लियर होगी? आ जाए वापस, अब जहां एंट्रीज कर रहे हो। तो जब भी कभी कोई लीज हो जाएगी तो बिफोर एनी एंट्री लेसी की बुक्स में पहली डबल एंट्री क्या बने बता भी दिया।
राइट मशीन रैपिड, राइट मशीन है तो मशीन है, कोई व्हीकल है तो व्हीकल है, रिलीज रैपिड। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। बाकी फिर लेसन की मैंने सिर्फ आइडिया दिए, इंशाल्लाह फिर लगा जब अकाउंटिंग करेंगे तो सिर्फ दोबारा देंगे। फाइनली एनी कंफ्यूजन इन दीज वर्ड्स? इसका एसेट अब कौन यूज कर रहा है, और फिर अब डेफिनेट में डेप्रिसिएशन भी कहाँ चार्ज होगी, जहाँ एसेट यूज हो रहा है लेसी की बुक्स में, ठीक है। मेरे मतलब दूसरा मसला ये है ना कि ये एंट्री किस अमाउंट से करें, तो दोबारा अपने क्वेश्चन भी सामने रखें और फिगर्स भी अभी सॉल्व किए हैं वो भी देखें, अपनी सजेशन देनी है, फुल कंसंट्रेट करें, पार्टिसिपेट करें। ये कोई ऐसा है जिसका आपको पता नहीं है, मेरा काम सिर्फ यही है कि आपको हमने क्वेश्चन राइज कर दो, बाकी बड़ा सोचना आपको चाहिए, तो पहले डेटा देखें तो हेल्प करें मेरी। नहीं साथ वाले को नहीं, दूसरे से देखना, अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो मेरी तरफ भेजें, साथ वाले से इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। जी कितने लोगों का ओपिनियन है कि बाकियों का कोई ओपिनियन है वैसे, साइलेंट है। 8000 कहाँ से निकाली है, नहीं बेटा 8000 नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही आपकी बात, पैसा नहीं करना, यकीन 2000 वापस भी जाना, पे करना है, इसी दिन पे करना है, लेकिन बिफोर एनी एंट्री, बिफोर एनी पेमेंट, इसी दिन दूसरी करने का लगा, यकीन 10,000 में से 2000 पे नहीं होना है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिफोर पेइंग एनीथिंग तो वो कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है, लेकिन हम नेक्स्ट एग्जांपल तो उस लम्हे अभी खड़े हैं जब ये एसेट आ गए, और डेफिनेटली उससे अगले लम्हे हमें पैसे भी देने, तो अलग अलग तरह की टंडी करना, तो 8000 है 2000 लेस करके कह रहे हैं ना, तो रादर देन एक कंपाउंड एंट्री, फिर वो कंपाउंड एंट्री बन जाएगी ना इस तरह, एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट और फिर कैश भी क्रेडिट, तो उसको अगर अलग अलग कर लें तो मतलब इनिशियली मैं जरा समझने में आसानी रहेगी। बिफोर पेइंग एनी अमाउंट कितने से डबल एंट्री होनी चाहिए, कि कोई इसके अलावा ओपिनियन देना चाह रहा हूँ। 7500 कौन सा, अच्छा 7710, 7710 है भी और मेरे पास भाई के अलावा नहीं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं पूछ रहा हूँ। अब जिन हजरात ने 10,000 कहा है, पहले जरा एक मिनट से जरा बहस कर लेते हैं, इस 10,000 में इंटरेस्ट है, तो क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दे, अगर मैं इस तरह में 10,000 लिख रहा हूँ तो इंटरेस्ट बीच में शामिल है, और एसेट डेबिट हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है, तो क्या 10,000 में जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर दें, क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, होती है, बचपन में होती है सर, बचपन में होती है, लेकिन कब होती है, अगर क्वालिफाइंग एसेट हो, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, यदि कंस्ट्रक्ट हो रहा, बन रहा है, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो, तो ये भी तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है, डेली एसेट्स के लिए, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है इसमें, और होनी नहीं चाहिए, आप तो करवाने लगे, दूसरी तरफ कंपाउंड बनाने का, नहीं मतलब ये बात याद क्लियर है कि इस 10,000 में इंटरेस्ट भी है, और वो कैपिटलाइज हो जाएगा अगर हम इस तरह करेंगे, और कब कैपिटलाइज क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, मशीन ले ली है, इस्तेमाल के लिए ली है, बनाने के लिए तो नहीं, बनानी तो नहीं है, क्लियर। तो इस 10,000 में इशू क्या है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाए, दूसरी तरफ आएगा, लाइबिलिटी के सामने 10 लिखो, लिख दिया मैंने, लिख दिया, क्या इस 10,000 में भी इंटरेस्ट है, सर जी वही 10,000 है, कितना इंटरेस्ट है सवाल देके बताएं, तो क्या डबल टू 90 का इंटरेस्ट पहले ही दिन सारा लाइबिलिटी बन गया, इंटरेस्ट कब लाइबिलिटी बनता है, टाइम बेसिस पे अगर पैसे ना दिए हो, ये बेटा बिल्कुल उसी तरह से है, अब मेरी बात गौर से सुन के अपने क्वेश्चन देखा जरा, देखा करें, देखा करें, देखा करें बार बार,
लेकिन इस ये क्वेश्चन जो हम लीज वाला देख रहे हैं, इसमें एक लीज हुई भी, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि हम इसी डाटा की बेस पे तो बैंक से लोन ले लेते। देखें जरा सवाल, ये कितने वाला एसेट है? तो क्या 7710 का कोई बैंक से लोन लेके हम एसेट खरीद नहीं सकते थे? तो लेट्स अज्यूम हम एसेट लेके पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने की बजाय अगर बैंक से 7710 लोन ले लेते, 7710 लेते या 10,000 लेते, यकीनन वापस अगर वही रेट रखे तो 10,000 करते। तो इनिशियली लोन कितना लेते हैं, क्या एंट्री करते? कैश डेबिट और कितने से क्या लोन भी 7710 से? जाने दें यार, 10,000 से क्रेडिट करते, प्रिंसिपल से करते, ये हुआ ना वर्ड, प्रिंसिपल से करते। बाकी इंटरेस्ट का क्या करते, साल गुजरता उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, और अगर पैसे ना दिए होते तो लाइबिलिटी बनाते, फिर दूसरा साल गुजरता दूसरे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते। तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अब मेरी जरा ये वाली एंट्री देखें और अपने जरा रजिस्टर में पहली एंट्री देखें, अमाउंट छोड़ के। मेरी इस एंट्री में और आपकी फर्स्ट एंट्री में, डबल एंट्री में क्या फर्क है? हमने कैश नहीं लिया, एसेट लिया, उसका नाम हमने रख दिया, मतलब एसेट लिया। कैश की जगह एक मशीन एसेट ली, और लोन की जगह लीज वर्ड आ गई। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एंट्री एंड दैट एंट्री? कैश लेने की बजाय एसेट उधार पे लिया, सही है? कैश लेके वापस करने की बजाय एसेट ही उधार पे ले लिए। मतलब ये मैं कैश लेके भी तो एसेट ले सकता था, लेकिन अगर मैं पहले कैश लेते फिर एसेट लेते, हमने सीधा ही क्या किया, एसेट ले लिया और पैसे इंस्टॉलमेंट में देने। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा यहाँ 7710 से एग्रीड है इस एंट्री मेरे बोर्ड पे, तो वहां भी एंट्री 7710 से क्यों होनी चाहिए? डेबिट देखें, फॉरेन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और आज अभी हमारी लाइबिलिटी सिर्फ प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट कब देंगे, या सॉरी इंटरेस्ट लाइबिलिटी कब बनेगा, टाइम बेसिस पे बनेगा। तो ये जो लेसी है फर्स्ट एंट्री हमेशा किस अमाउंट पे करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। जरा इस लीज में जरा सही वर्ड रहेगा, 7710 प्रिंसिपल ही है, लेकिन उसी की कैलकुलेशन भी आप रजिस्टर में देखें रॉबर्ट। तो लेसी पहली एंट्री लीज पेमेंट्स पे नहीं करता, लीज पेमेंट्स पे नहीं करता, बल्कि किस पे करता है, क्यों प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स में करता है, ताकि इंटरेस्ट कैपिटलाइज ना हो एसेट में, और सेकेंडली लीज लाइबिलिटी में भी अभी इंटरेस्ट पेबल ना बने। इंटरेस्ट कब पेबल बनेगा, दोबारा रिपीट कर लें, जब टाइम बेसिस पे वक्त गुजरता रहेगा तो साथ साथ डिसीजन लेते रहेंगे कि इंटरेस्ट पे रह तो नहीं गया, फिर उसे लाइबिलिटी बनाएंगे। अब मेरी बात प्लीज क्लियर है? तो फाइनली बेटा एंट्री कितनी अमाउंट होनी चाहिए, बोल दे कैंडी, और क्या एंट्री कर दे, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और किस अमाउंट की एंट्री हुई है, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज। एंट्री कंप्लीट कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज रिजॉल्व करें। एनी क्वेश्चन एनीवे? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? चले चले नेक्स्ट एंट्री कराओ, कौन सी डेट, सेम डेट दोबारा लिखेंगे। यकीनन अब ये सेम डेट्स पे दो एंट्रीज आ रही हैं, बट हम कंपाउंड भी कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है इनिशियली अगर अलग अलग समझना, बाकी कंपाउंड करना इशू नहीं है। क्या होना क्या है इसमें, हिम्मत करना जरा, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अब इस दिन एडवांस में 2,000 जाना है, क्या इस 2,000 में कोई इंटरेस्ट भी है, क्या ये सारा प्रिंसिपल अमाउंट ही है सर? तो क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश क्रेडिट हो गया सर, कैश बैंक क्रेडिट हो गया, कितने से, 2,000 से। बताएं डेबिट क्या करूं, ऐसे डेबिट और हो गया,
क्या ये पैसे देने से एसेट बढ़ा या लायबिलिटी कम हुई? क्या एंट्री करूं? इज लायबिलिटी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ओके, सॉरी 2003 होगी, सॉरी सॉरी 2210 कहां से है? सॉरी ऊपर से नीचे आ फर्स्ट 2000 जो है डाउन पेमेंट, सॉरी लीज लायबिलिटी डेबिट है, कैश और बैंक क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? एंट्री की सेंस बताइए सेकंड एंट्री की। नहीं, दे शुरू में रहे, ये भी क्लियर कीजिएगा। ये शुरू में दे रहे हैं लेकिन हमारी लायबिलिटी बनी हुई है, तो लायबिलिटी जो बनी है इस पेमेंट के बाद कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट रेट बताएं। कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। ये पूरा साल गुजर गया, इस दिन दो काम होने बताए कौन कौन से? डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन लेंगे, आगे पहले वो वाला डिसीजन लेना। डेप्रिसिएशन करने बाद में फिर वो एक इंस्टॉलमेंट भी है, इस की बात भी करते हैं। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज कर रहा है? लेसर। सवाल लेसी का हो रहा है, कब लेसर? लेसी बेटा क्या डबल एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे वन पड़ गए। इस अमाउंट double save 10, no information of any rental value, simply multiply by late year, simply multiply by 20%, पूरा साल ही है 1542। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही? सेम डेट कहीं भी दोबारा लिखें। अभी सेम डेट पे होना क्या है? नहीं, रेंटल पे होना। कितनी अमाउंट पे होनी? 2000। क्या उसमें इंटरेस्ट होगा? उसमें कुछ प्रिंसिपल भी होगा, कुछ इंटरेस्ट भी होगा। अब वो कितना कितना है इसके लिए काइंडली आप दोबारा जरा नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, इसकी स्पेस रखने तो एंट्रीज करनी है ना? तो क्या वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म वगैरह डिफाइन कर दीजिएगा। अभी इसमें इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट है, इसे सेग्रीगेट करने के लिए एक छोटी सी वर्किंग टेबल आपके सामने बनाऊंगा। असल में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 31 दिसंबर में जानी है आपका बता दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी है, फिर नेक्स्ट भी है, 4 है टोटल। तो इनमें अब इंटरेस्ट है, तो इन इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना कितना है उसको अलग सेग्रीगेट करने के लिए एक टेबल सॉर्ट ऑफ बनता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जरा इसकी सेंस जरा समझ लें, बाद में आराम से अपना लें, बल्कि शायद एक स्टेप मैं करूंगा, बाकी आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं करने क्या लगाऊं, पहले मैं साथ साथ बोलूंगा भी और लिख भी रहा हूँ। एक टेबल बनता है इस केस इस काम के लिए, इसे कहते हैं फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज मींस फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट की बात हो, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। लेट मी फिनिश जो मैं कहना चाहता हूं। इस टेबल का मकसद क्या है? to segregate the principal and interest from rentals। अगर अपने सामने अगर डेट वाइज जो शुरू में वर्किंग की था सबसे पहले स्टार्ट में, इसको 1 जनवरी 31 दिसंबर बोल रहा है, सामने रखा पहले का 2000 रुपीज है, लेकिन उस समय इंटरेस्ट नहीं है।
अभी नहीं है सर, लेकिन बाकी चारों में इंटरेस्ट है। क्वेश्चन देखिए 2290 में टोटल अमाउंट है, तो वो टोटल का एक ब्रेकअप करने लगा, ठीक है, और वो ब्रेकअप कैसे होना चाहिए लॉजिकली, उसकी मैं बात करने लगा। इस टेबल में कुछ कॉलम्स बन जाएंगे। नंबर एक डेट होगी, डेट का कॉलम बन जाएगा रेंटल, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। बोल देंगे क्या क्या नाम रखे मैंने। तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ पहले आप अंडरस्टैंड करना सीख रहा, बाद में फिर लिखना तो इशू नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा देख लें या वही इन्फॉर्मेशन देख लें जो डेट वाइज है। हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट किस दिन हो रहा है? तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टेबल इज डेट ऑफ एग्रीमेंट, और इंफॉर्मेशन आपके सामने आसपास है। बताएं बिफोर पेइंग एनीथिंग हमारी लाइबिलिटी थी कितनी? 10,000 में कर लिया फिर। इस दिन 10,000 नहीं थी, टोटल 10,000 है। इस दिन बिफोर पेइंग एनीथिंग लाइबिलिटी कितनी है? 7710। ये जो टेबल है आप किस अमाउंट से शुरू किया करेंगे, इस अमाउंट से आपने लाइबिलिटी क्रेडिट की है, विच मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। मैंने दो बातें यहाँ की हैं। नंबर एक, डेट कौन सी लिया करेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट। और बैलेंस कौन सा लिया करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट, जहां जिस अमाउंट से आपने लाइबिलिटी क्रेडिट कर ली है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट फिर अब आपने डेट वाइज एग्रीमेंट के मुताबिक चलते जाना। तो मैंने दोबारा सेम डेट क्यों लिखी है? क्योंकि इस दिन 2000 रुपीज में इमीडिएटली पे हो जाना। तो 2000 रुपीज की अमाउंट होगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, वो सिर्फ देर पर क्या होगा? प्रिंसिपल ही होगा। क्लियर है क्या कर रहा हूं? क्या हर एक में ऐसे ही होगा? पहले में ऐसे हुआ है क्योंकि वो एडवांस में है। तो अब रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा इस पेमेंट के बाद? अब कैलकुलेटर पकड़ना, जरूरत पड़नी है कैलकुलेटर अपने आप को। 5710। तो मैंने देखिए इस बैलेंस से, स्टार्टिंग बैलेंस से प्रिंसिपल लेस करके फाइनली बैलेंस निकालिए आफ्टर द फर्स्ट डाउन पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज। यहाँ तक ओके? बस एक स्टेप और आपने करवाना। नेक्स्ट डेट क्या लिखूं? 31 में इसलिए लिखा है क्योंकि अब नेक्स्ट पेमेंट इस डेट पे है। कितनी अमाउंट है? 2000। अब इस 2000 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, लेकिन नहीं, जस्ट मिनट। और ये इसका कॉन्सेप्ट आपका पहले से भी है, बस लीज में कुछ जरा टेबल सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा बनना शुरू हो गया। इंटरेस्ट अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखिएगा, मेरे वर्ड सुने गौर से। इस 2000 पे इंटरेस्ट नहीं देना, इस 2000 में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट देना होता है बैलेंस ऑफ लोन पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे देना होता है। तो हमारा बैलेंस था 7710, लेकिन पहले ही दिन 2000 देने से कितना रह गया? तो मैं किस कॉलम में देख रहा हूँ? लास्ट बैलेंस के कॉलम में। तो 5710 किस दिन बैलेंस हो गया था? जनवरी वाले दिन ही हो गया था। तो क्या ये पूरा साल एज इट इज रहा? कब से कब तक? जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बिफोर दिस पेमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। पूरा साल ये बैलेंस एज इट इज रहा। तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ दिस फर्स्ट ईयर? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? और पूरे 12 मंथ्स ही है बीच में, तो कैलकुलेट करना। 15% मल्टीप्लाई करेगा। अब राउंड ऑफ करना है सर पेंडिंग। बस 857 बात ये खत्म हो गई, कंसंट्रेट करेंगे। ये कैलकुलेट कैसे किया मैंने? बैलेंस इनटू रेट, अमाउंट किस चीज की आ गई? इंटरेस्ट की, वो मैंने इंटरेस्ट के कॉलम में लिख ली। इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है। तो 857 कैलकुलेट होकर इंटरेस्ट के कॉलम में आ गया। अब 2000 क्या है इसके सामने जो है पीछे, ये टोटल अमाउंट है, इसमें 857 इंटरेस्ट होगा। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल आएगी? कैसे कैसे कैसे? इस 2000 में से अब इंटरेस्ट माइनस कर दें और बैलेंसिंग फिगर बता दें। 1143 क्या आया? इस सेकंड अमाउंट का प्रिंसिपल, इस सेकंड अमाउंट में प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई। सेग्रीगेशन समझ आ गई? लेकिन आखिरी स्टेप एक करवा दें। लास्ट कॉलम में जाना मैंने। लास्ट कॉलम में जाने से पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस था कितना? तो इस 5710 में से
अब मैं 2000 माइनस करूं, देखिए 7710 से कहेंगे दोबारा स्टार्ट करें, क्या 7710 सिर्फ प्रिंसिपल है, उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें नहीं, इंटरेस्ट उसके अलावा, तो बैलेंस और रिमेनिंग रह गया, उसमें से आपने प्रिंसिपल लेस करके रिमेनिंग प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। तो मैंने मिटा दिया दोबारा, 5710 माइनस क्या बोला फिगर 1143 और फाइनली आपके पास रिमेनिंग प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाएगा 4567। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट कैसे वर्किंग करेंगे? यहां तक देख के लिखते हैं, बाकी पे टेबल कंप्लीट करें। जी सर, ऊपर हेडिंग्स वगैरह भी लिख लीजिएगा इसके साथ, जो मैंने मेंशन किया था सब कुछ नोट कर लीजिए। ये बड़ा कंप्लीट कर लें हम नेक्स्ट, वो फिर एक दफा बात कर लेते हैं। ये सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं फिगर्स में? बाकी कंप्लीट करना है अपना। ये नेक्स्ट इंटरेस्ट किस अमाउंट के बेस पे आएगा? 4567 इंटू 15%, क्या फिगर बनी? 685। प्रिंसिपल बना 1315, बैलेंस हो गया 3252। ओके, नेक्स्ट वन 488 1512
1740 चले खैर खैर बैठ क्या हो गया, एक ही बात है। राउंडिंग का बेटा हो सकता है मेरे से डिफरेंट हो वैसे, ठीक है मेरा। ये फाइनली एक और इंस्टॉलमेंट है 2601740। अगर आप ये टेबल ठीक बना रहे होंगे तो अप्रोक्सीमेटली इस टेबल के एंड में फाइनल बैलेंस 0। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसलिए कह दिया कि समटाइम्स रेट राउंड ऑफ करने की वजह से इस पे हमारी कोई बहस की जरूरत नहीं है, यह है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? टेबल की हेडिंग देखें, उसके साथ जो लिखा है वो भी देखें, अपने लफ्जों में बताएं मकसद क्या था इस टेबल का। तो क्या ये बात शायद थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ये जो फिगर्स आ गई हैं इन 3 कॉलम्स का जरा सम करें जरा। रेंटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाले कॉलम्स का कैंडिडेट सम करके जरा 10,7710 प्रिंसिपल है और 2290 का जो इंटरेस्ट टोटल था उसी को बस हमने ईयर वाइज ब्रेक किया, ठीक है, ताकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे ईयर वाइज एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो द ओनली ऑब्जेक्टिव वाज कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो रेंटल्स की अमाउंट में शामिल है उसको अलग अलग कर लिया जाए ताकि एक्सपेंस अलग ट्रीट हो जाए, एक्सपेंस आउट हो जाए और बाकी जो प्रिंसिपल है उस अमाउंट से फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया सर? अब आगे जरा इसको यूज कैसे करना है, जरा अपनी एंट्री से तरफ वापस कोई लिख तो नहीं रहा, प्लीज नोट कर लिए सब। हेडिंग finance charge allocation table or the purpose was to segregate the principal and interest from the amount of rentals, ठीक है। ये करेंगे एंट्री। चलो देखिए डेट कौन सी लिखी है हमने 31 दिसंबर 2000 करवानी है काइंडली वाले आपने, तो राइट में फिगर्स देख के समझ लेना। कैश फ्लो कितना रहेगा? बैंक इज बड़ा लीस्ट ऑर्डर, तो उसका ब्रेकअप आपने क्या किया, उससे टोटल अमाउंट हमसे लेनी है। तो कैश क्रेडिट 2000। अब इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट शामिल है, कितने कितने शामिल हैं उसके लिए हमने टेबल बना दिया हुआ है। तो अब इस टेबल में आपने 31 दिसंबर वाली फिगर्स ढूंढनी है। 7143 प्रिंसिपल अमाउंट है और 857 इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट से क्या डेबिट होगा, तो लीज लायबिलिटी डेबिट बाय 1143 एंड इंटरेस्ट डेबिट बाय, एक कंपाउंड एंट्री इससे बन जाएगी, कोई अलग करने की जरूरत नहीं। तो क्या डबल एंट्री फाइनली बनी, बोल रहे दोबारा सही तरह तरतीब से बोल रहे हैं। लीज लायबिलिटी डेबिट 1143, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 857 और इंटरेस्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट पेबल क्यों नहीं आ रहा, ये भी क्लियर करें क्लियर करें क्लियर करें। क्या इस साल का इंटरेस्ट इसी साल के एंड में पे भी हो, लेकिन अगर इस साल का इंटरेस्ट अगले सालों पे हो रहा होता तो पेबल भी आता। तो फिलहाल पेबल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ईयर एंड पे ही जो इस साल का इंटरेस्ट है वो पे होंगे। देखिए कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। एक रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि 2 सालों की एंट्रीज आपने करनी है, तो 31 दिसंबर 2001 हेडिंग लिखें, ईयर वाइज एंट्रीज। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2001 रेडी होगी। कोई हेल्प करें, कौन सी डेट पे रुके?
एसेट दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस एसेट अब रिकॉर्ड हो गया है, अब उससे बस डेप्रिशिएट होना है और लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट रेंटर्स पे होना है। तो कौन सी डेट्स पे बस एंट्रीज होनी है, ये करें कई बार ट्राई करें। ईयर एंड पे मेरे ख्याल 2 एंट्रीज रिपीट होंगी। ये डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, रेंटल की अमाउंट में अब 31 दिसंबर 2001 वाला देखना है। हाँ जी ब्रेकअप हुआ होगा, कर ले कंप्लीट करो। डेप्रिसिएशन डेबिट, ये मेरा फिगर सेम इसलिए रहेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड इनटू 15 20% 1540। अब सेकंड हैंडल का ब्रेकअप हुआ हुआ है आपके टेबल में, एलिजिबिलिटी डेबिट बाय 1/5, expense debit by 685, any confusion sir? हाँ नहीं दे सकते, वो तो एक सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, गेम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। हो गई है, हो रही है, मतलब होने दे थोड़ी सी। एक थर्ड रिक्वायरमेंट है सर, अभी है टाइम, थर्ड रिक्वायरमेंट देखिए। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कभी ये एक्सट्रैक्ट्स वर्ड सुने ना? अब पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का तो मेरा डाटा नहीं है, लेकिन इस एसेट में और इस लीज लायबिलिटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और आगे पूरा पढ़ा फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आना है कुछ, ये तो डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, तो ये जो फिगर है इनको बस प्रेजेंट करना है, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है? 31 दिसंबर 2001 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, याद है? पिछला एक साल भी डिस्क्लोज करना है। तरीका क्या होता है कंपैरेटिव देने का? पहले 2001 है और फिर 2002 होगा, पिछला साल कंपैरेटिव मींस लास्ट 1 ईयर। अगर किसी को आइडिया है तो लिखने कर ली, कंपैरेटिव मींस लास्ट 1 ईयर फिगर्स भी प्रेजेंट करनी है, प्रीवियस 1 ईयर। अगर ये कंपैरेटिव मांगा, सॉरी इस तरह से लिखा होता है 31 दिसंबर 2002 विद कंपैरेटिव, तो 2 और 1 होता, तो इस वक्त 1 रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपैरेटिव मींस साथ आपने 2000 की फिगर्स भी बतानी, ठीक है? तो आइए जरा मेरे साथ एक और वर्किंग करेंगे। सीरियसली प्लीज छोटी बात है। रुकिए ना, लिखे ना पहले बोर्ड पे देखें पसंद का डाटा वगैरह, एंट्री सामने रखना। सबसे पहले अगर आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स अगर बन रहे हैं तो कंपनी नेम लिखना चाहिए अगर हो तो असल मेरे वाले कंपनी नेम कोई नहीं है, लीजिंग कंपनी की बात नहीं हो रही इस वक्त, ये भी क्लियर रखिएगा, लेसी की बात हो रही है। तो अगर कंपनी का कोई नाम अवेलेबल हो तो लिखना चाहिए। फिर आप कौन सा कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं? पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की सटीक से मांगा, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और अगर आप पूरी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो फिर सब वर्ड भी लिखने हैं, एक्सपेक्ट्स, और फिर एज ऑन, इस डेट पे रिक्वायर्ड है, 31 दिसंबर 2001 पे रिक्वायर्ड है, और लेकिन फिगर्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगी? 2001 वाली भी
और फिर कंपैरेटिव 2000 वाला भी, तो फॉर्मेट बना लूंगा इसका। अब मैंने कंपनी नेम सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि अगर किसी क्वेश्चन में नेक्स्ट में अवेलेबल हो तो फिर जरा टाइम याद रखें। फॉर्मेट बना के फिर आप जरा फर्स्ट ईयर की एंट्री सामने रखिए। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपली डिसाइड कर लें कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू दिस लीज एग्रीमेंट आना क्या क्या है। एक तो राइट ऑफ यूज एसेट पे आना और लीज लायबिलिटी में आना, और फिर डेफिनेटली इसका शायद करंट नॉन करंट की बात हो। तो सबसे पहले राइट ऑफ यूज एसेट पे फोकस करें, आराम से बाद में बना लीजिएगा, पहले करवा दें। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के सीक्वेंस से शुरू करें। सबसे पहले हेडिंग आ गई नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में वर्ड आ गया राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज मशीन। कितने पे डेबिट किया जरा डाटा देख ले पहले आप। तो 7710 2000 के स्टार्ट में रिलैक्स इनिशियली प्रेजेंट कर लेते ना जरा। यकीनन अगर आई 16 जेन में लाए जरा, तो WDV भी यहाँ लिखी जा सकती है, फिर वो नोट्स में जाके वो स्केड्यूल भी बनाया जा सकता है, तो इंशाल्लाह वो बना लेंगे। लेकिन इनिशियली सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जरा अंडरस्टैंड कर ले फिगर्स, तो एसेट लेस से क्यूमुलेटेड कर लेते हैं, जरा प्रेजेंट हो जाएगा। डेफिनेटली नोट्स में जाकर भी वो किया जा सकता है, और यहाँ स्टेट में WDV भी लिखी जा सकती है। तो मैं जैसे फिगर्स कुछ इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा सारी फिगर सामने आ रही है। ठीक, तो फिर इसमें से लेस क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड क्या थी, वही टोटल भी थी फर्स्ट ईयर तक। फिर नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, एक मिनट फिगर्स आ जाएंगे बाद में, जस्ट एक मिनट। फिर 7710 भी एसेट है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है, तो बात क्लियर है प्लीज। लेकिन अभी एक्यूमुलेट हो रही है 2 सालों की, तो कैलकुलेट करो 1542 मल्टीप्लाइड बाय 2 या प्लस 1.8384, तो क्या लेस होना है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस होना। देन फिर इसको लिख के WDVs निकालना, कैरिंग अमाउंट्स बना लें। ये लिख रहे हैं 61684626। अगर किसी क्वेश्चन में भी आगे आ जाए फिर नोट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो जब नोट्स रिक्वायर्ड होंगे तो फिर हम ये काम वहीं करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन में सिर्फ कैरिंग अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली जरा फिगर्स सामने आ रही है, मैंने इसलिए लिखी जी। एक मिनट जी, एक मिनट में लिखता हूँ, यहाँ तक जरा इकट्ठे हो रहे सर। जो कैलकुलेटर पे है 3084 1542 प्लस 1542, 2 सालों की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होगी। ठीक है प्रधान साहब, जी कोई और कंफ्यूजन तो नहीं फिगर्स में। दोबारा करेंगे फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। अब एक लीज लायबिलिटी भी ऑपोजिट साइड पे। लीज लायबिलिटी का स्टार्ट कहां से हुआ था, फुल कंसंट्रेशन 7710, पहले ही दिन कितना पे हो गया, टेबल में आ जाए जरा, वहां फिगर सॉल्व हुई दोबारा।
7710 से लायबिलिटी स्टार्ट हुई, 5710 रह गई इमीडिएटली। आप सबसे पहले एक चीज का डिसीजन ये लें, ये टेबल देखें और बताएं 31 दिसंबर 2000 जब हमारा ईयर एंड आ रहा है तो रिमेनिंग लायबिलिटी रह कितनी गई? देखिए स्टार्ट था 710 से, फिर 2000 पे होने से 5710 लायबिलिटी रह गई, लेकिन ईयर एंड पे आते हुए, ईयर एंड तक आते आते आखिरी दिन एक इंस्टॉलमेंट भी पे हो गई। तो सबसे पहले तो अगर फिगर्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया जाए तो 4567 इज द क्लोजिंग बैलेंस है। तो पहले तो कहीं तरह इसको समझने बात सही, 4567 is the closing balance of 31st December 2000। क्लियर है सर? ये अब हमारी लायबिलिटी है जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है एज ऑन 31st December 2000। लेकिन बेटा फिर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटीज लिखी जाती हैं उन्हें करंट और नॉन करंट में सेग्रीगेट किया जाता है। तो करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? within next 12 months after the statement of financial position date। अगर मैं 31st December 2000 पे खड़ा हूं तो जो पैसे 2001 में देने हैं वो करंट लायबिलिटी है और जो 1 के बाद देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर हम 2010 के एंड पे खड़े हो, ये जो नेक्स्ट 12 मंथ्स होते हैं बेसिकली नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर 10 के एंड पे खड़े हैं जो 11 में देने हैं वो करंट लायबिलिटी होगी और जो 11 के बाद देने हैं, और अगर हम 2022 में हो 2023 में जो देने हैं वो करंट लायबिलिटी है और जो उसके बाद देने होंगे वो नॉन करंट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 31st December 2000 पे क्लोजिंग बैलेंस क्या है? तो ये टोटल अमाउंट है, लेकिन इससे अगली इंस्टॉलमेंट देखें जरा, और प्रिंसिपल की भी बात हो रही है। 1315 को और से देखें, 4567 में से 1315 ढूंढ लेंगे सारा। ये कब पे हो गए हैं? नेक्स्ट ईयर में 2001 में। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होना चाहिए करंट लायबिलिटीज में, और बाकी जो दो अमाउंट्स है कैलकुलेटर पे लग रहा, कौन सी दो अमाउंट्स की बात कर रहे हैं? फिगर्स बोले ये कब पे होगी? आफ्टर 1 ईयर। इसका सम क्या बनेगा? तो कहाँ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो तरीका क्या होता है? तो पहले आप क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लें और फिर इसको नेक्स्ट 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स में सेग्रीगेट कर लें। लेकिन मैं अगर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, टाइम मेरा ख्याल अब सफिशिएंट नहीं है, तो उसको ऐसी जल्दबाजी में करने की बजाय यहाँ तक जो बात हुई ये समझ आ गई, इंशाल्लाह कल इसे कंप्लीट करेंगे। जी वो इंशाल्लाह कल, मैंने इसलिए यहाँ छोड़ दिया। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि नया काम अभी नहीं है, अगर 10-15 मिनट इसको जाकर दोबारा रिवाइज कर लिया जाए और प्लीज काइंडली कल क्लास में टाइम पे आना है, कंप्यूटर टाइम वेस्ट होता है। अल्लाह हाफिज।